स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत का स्टील प्रोडक्शन हैज रीच्ड रिकॉर्ड हाई, ब्रेकिंग हाई। ये सिर्फ भारत के ही प्रोडक्शन में या भारत में ही बढ़ोतरी नहीं है, ग्लोबली भी भारत की रैंकिंग स्टील प्रोडक्शन में खूब बढ़ गई है। तो ऐसा किस तरीके से हुआ? भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिसकी वजह से इंडियाज स्टील प्रोडक्शन हैज ब्रोकन रिकॉर्ड्स? इट हैज बीन रिकॉर्ड हाई फॉर इंडियाज स्टील प्रोडक्शन। ये चीज जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो IAS स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स की और IAS एग्जाम की तैयारी करवाता है। तो हमारे कोर्सेज के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां जाकर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो टाइटल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियाज एम्बिशियस टारगेट इज फॉर प्रोडक्शन और इज टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करने का भारत का एम्बिशियस टारगेट है स्टील का। तो किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है, क्या किया जाता है, ये हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको ये PDFs हैं ये पाई जाएंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। माय टेलीग्राम हैंडल इज आयुष सांघीज IAS Academy. Do download the PDFs from my telegram handle. This is the name of the telegram handle, Ayush Sanghi's IAS Academy. इसके सिवा आप अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो आप इंस्टाग्राम पे देख पा रहे हैं आयुष सांघी, आयुष विद एन एक्स्ट्रा S, एंड ट्विटर ऑल्सो विद द सेम नेम. I share very good content, informative content on both the platforms. So do subscribe to our channels and do follow me for informative content and very good reels. So let's take a look at the achievements that India has had, or rather achievements जो भारत के स्टील के सेक्टर में हुए हैं। भारत का स्टील प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहली पोजीशन पे चाइना आता है, दूसरी पोजीशन पे जापान आता था, तीसरी पोजीशन पर इंडिया आता था, थर्ड या फोर्थ पे भारत ने सेकंड पोजीशन पे जापान को पार्ट एक कर कर दूसरी पोजीशन हासिल करी है। एंड नाउ जापान इज एट नंबर 3, नंबर 4, इंडिया इज एट नंबर 2। ये चीज भारतीय सरकार के सपोर्ट से हुआ है, तो उसके हम रीजंस डिस्कस करेंगे। पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्टील की कितनी है और उसके ऊपर कितना स्टील एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। सो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इंडिया हैज 75 मिलियन टन्स, इतनी भारत के पास थी, व्हाइल टुडे इट इज एट 154 मिलियन टन्स। तो 75 से 154, ये डबल से भी ज्यादा है, मोर देन डबल। इतनी कैपेसिटी है, मतलब इतनी कैपेसिटी है स्टील को प्रोड्यूस करने की। और कितना स्टील हम एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं, इसको आप यहां से कोरिलेट करें। Have a look at this. That how do we do this? We have reached a historic level of 120 million tons. 120 million ton का steel production. So in 2013-14 India had only close to about 60 million tons per annum. 60 million ton था production of steel. Today India produces 120 million tons of steel. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैपेसिटी क्या है और हम कितना स्टील एक्चुअली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। So India has emerged as the second largest producer of crude steel by replacing Japan, and we have doubled in the last 8 years. पिछले 8 साल में हमने अपना स्टील का प्रोडक्शन डबल कर लिया है। It has been massive. ये मैसिवली जो है स्टील का प्रोडक्शन डबल हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से ये डबल प्रोडक्शन हमारे काम में आता है या हमारे बेनिफिट के लिए आता है। तो डबल प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स भारत के स्टील के काफी होते होंगे, यहां पर कंजम्पशन बहुत होता होगा। तो क्या क्या चीजें होती है ये कुछ देर में जानेंगे। फर्स्ट लेट्स लुक एट द रीजंस बिहाइंड इंक्रीज इन स्टील प्रोडक्शन। स्टील प्रोडक्शन की बढ़ोतरी में जो क्या वजह रही है ये हम देखेंगे। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन अगर एनहांस करती है उसके पीछे क्या रीजन होता है, व्हाट इज द रीजन, सोच के देखिए जरा। तो अगर हम स्टील जैसे फिनिश गुड की बात करते हैं
रॉ स्टील, क्रूड स्टील, किसी चीज की भी बात करते हैं, सबसे पहले उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट? द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज रॉ मटेरियल। ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास लेबर होना चाहिए, यू शुड हैव लेबर। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, यू शुड हैव इंडस्ट्रीज, यू शुड हैव कॉर्पोरेट्स, यू शुड हैव मशीनरी फॉर दैट, जो कि इंडस्ट्रीज लॉन्च करेंगी, कॉर्पोरेट्स लॉन्च करेंगे, ये चीज होनी चाहिए, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स, मशीनरी। उसके बाद what should we have after this? After this we have to look at whether there is government support. गवर्नमेंट सपोर्ट का मतलब यह है कि क्या हमारे पास, क्या गवर्नमेंट जो है इस चीज को सपोर्ट करती है, इस सेक्टर को सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, इन टर्म्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस। क्या इस सेक्टर को इस तरीके का सपोर्ट है? इज द सेक्टर प्रोवाइडेड सच अ सपोर्ट? तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीजों का सपोर्ट होता है, तब जाके एक इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। ओनली देन एन इंडस्ट्री मूव्स फॉरवर्ड। तो एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन एंड दीज आर द रीजंस दैट वी विल डिस्कस। ये सारे ही रीजंस हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, एज वेल एज स्टेडली एक्सपैंडिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। जब कुछ, भाई स्टील कहां यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो वहां पे आप स्टील दोगे, उस जगह बड़ी भारी मात्रा में यूज होगा। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, लेबर उसकी अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ हमारे पास वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल अवेलेबल है, जो कि स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। फॉलोड बाय दैट भारत की पॉलिसी। भारत की कई सारी पॉलिसीज हैं जो कि स्टील के सेक्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं। इसमें से पहली पॉलिसी का नाम है नेशनल स्टील पॉलिसी एंड द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील। तो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील, ये पॉलिसी दी गई है इन द केस ऑफ स्टेट प्रोक्योरमेंट। स्टेट से जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो यहां पे आता है। दीज पॉलिसीज हैव हेल्प्ड क्रिएट, क्या किया है, एक फेवरेबल इकोसिस्टम, जिससे कि हम बहुत भारी मात्रा में स्टील प्रोड्यूस कर पाए। एनवायरमेंट टू इंप्रूव डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि डोमेस्टिकली क्या है उसको प्रोड्यूस करा जाए, एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों ही चीजें अच्छी हो, दोनों ही चीजों में इंक्रीज हो, उसके लिए पॉलिसी कौन सी बनी है? नेशनल स्टील पॉलिसी। फिर आती है बात कि हम जो आइटम बना रहे हैं, क्या उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन या एक्सपोर्ट, दोनों में से कोई भी कंजम्पशन हो, ये डिपेंड करता है क्वालिटी कंट्रोल पे। तो क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर्स, क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स प्रोहिबिटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट ऑफ चीप एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ स्टील। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ स्टील को हटा दो, सस्ते स्टील को हटा दो, क्या चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। ये भी चीज हमारे देश में हो रही है। दिस इज ऑल्सो सपोर्टिंग मोर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। कोई घटिया क्वालिटी तो खरीदेगा नहीं। तो इन एडिशन इंडिया हैज लिबरलाइज्ड द कोकिंग कोल सेक्टर। कोल एक सबसे मैसिव, इंपॉर्टेंट और प्राइमरी रॉ मटेरियल है स्टील के प्रोडक्शन के लिए। तो कोल माइनिंग सेक्टर जो है, भारत सरकार ने लिबरलाइज किया है, यानी कि उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एक स्पेसिफिक पीएसयू है जो कि माइनिंग की परमिशन देती है, लेकिन उसके सिवा आपने प्राइवेट को भी एंट्री यहां से दे दी है। तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पॉलिसी के थ्रू कितना सारा सपोर्ट है, एक सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया, यानी कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद एक स्कीम है जिसका नाम है पूर्वोदय स्कीम। पूर्वोदय स्कीम, ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, आपने देखा होगा कि नॉर्मली आयरन एंड स्टील प्लांट्स ये सारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट, जमशेदपुर, भिलाई, ये सब नाम आपने सुने होंगे डेफिनेटली। तो ये सारे आयरन एंड स्टील, राउरकेला, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में या कहीं पर भी जब भी प्लांट या फैक्ट्री लगाई जाती है, वो ये देखकर लगाई जाती है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी पास है। तो अगर स्टील की फैक्ट्रीज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो जाहिर सी बात है कोयले की खाने उसी के पास होंगी। ईस्टर्न पार्ट में झरिया कोल फील्ड्स, और उसके साथ साथ आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा, यहां पूरे में आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो है वो है।
तो क्योंकि यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कोल बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे स्टील प्लांट्स लगाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इन स्टील प्लांट्स की कनेक्टिविटी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट से है। इट इज डन विद द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इस तरफ से बहुत मैसिव कनेक्टिविटी है। तो अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट भी करना है तो यहां से प्लांट्स को आप कनेक्ट कर पाओगे पोर्ट से। तो कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ये चीजें जो है ये कहां पे करी गई हैं? ये करी गई हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और ये करी गई है किस स्कीम के तहत? पूर्वोदय स्कीम के तहत। तो देखिए, इट एम्स एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड स्टील हब। इंटीग्रेट करा आपने स्टील हब, उसके थ्रू ये एस्टैब्लिश्ड है। तो ईस्टर्न स्टेट्स जितने हैं, बिहार से शुरू हो जाते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके नीचे ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, कुछ ही 4-5 स्टेट्स है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड अबाउट 80% ऑफ द नेशनल आयरन ओर, जो कि पहला रॉ मटेरियल है, एंड कोल एंड 100% ऑफ कोकिंग कोल, एज वेल एज वास्ट रिजर्व्स ऑफ रेस्ट ऑफ द मिनरल्स आल्सो, क्रोमाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, ये सारे यहां पे अवेलेबल हैं। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है, इसका इंटीग्रेशन, देयर इज आल्सो द प्रेजेंस ऑफ मेजर पोर्ट्स सच एज पारादीप, हल्दिया, वाइजैक, कोलकाता। पोर्ट्स का क्या करें? जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो या जो आप बनाते हो वो एक्सपोर्ट करोगे, वो पोर्ट्स का यूज है। इंडियाज मेजर पोर्ट कैपेसिटी। So these resources and infrastructure help the region come up as a major global exporting, and in order to export you have built these industrial corridors, something the Purvodaya program is targeting, जो कि पूर्वोदय प्रोग्राम टारगेट करता है। तो ये स्पेसिफिक चीज है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो कि ईस्टर्न पार्ट में सीमलेस ट्रैवल, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब स्पेसिफिक रूट्स जिससे कि आप ट्रांसपोर्ट कर सको, और पोर्ट की उतनी कैपेसिटी की उतनी संख्या में आपका स्टील बाहर जा पा रहा है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने यह काम किया है। और लास्टली अगर हम देखें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम काफी पॉपुलर हो रही है आजकल। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब है, अगर आपने एक संख्या से ऊपर प्रोड्यूस करा है तो उस प्रोडक्शन को लेकर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, चाहे टैक्सेशन के रूप में, चाहे सब्सिडीज के रूप में, किसी भी रूप में। सो इन अक्टूबर 2021 भारत सरकार ने स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है लॉन्च करी। इंडिया एंड रशिया साइंड एन एमओयू टू कैरी आउट R&D इन द स्टील सेक्टर, कि R&D हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्टील बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कोकिंग कोल, उसकी क्वालिटी बढ़ाओ यूज्ड इन स्टील मेकिंग। जुलाई 2021 में यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। तो स्पेशलिटी स्टील के लिए आपने क्या करा? आपने ये स्कीम बनाई जिसके तहत इट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 बिलियन रुपीज, नॉट डॉलर्स, डॉलर्स होंगे $5.5 बिलियन के आसपास, एंड एक्सपैंड द स्पेशलिटी स्टील कैपेसिटी टू 42 मिलियन टन्स। इतनी टन की कैपेसिटी जो है आप बढ़ा रहे हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बाकी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया। अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू, चाहे वो नेशनल स्टील पॉलिसी हो, पूर्वोदय प्रोग्राम हो, पीएलआई स्कीम हो, तो भारत सरकार हर तरीके से स्टील का प्रोडक्शन, उसमें एनहांसमेंट और उसी के साथ साथ स्पेशलिटी स्टील का प्रोडक्शन अच्छे से कर पा रही है। दैट इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग। तो कौन है जो आज की डेट में मार्केट लीड कर रहा है? आपने ये बात सुनी होगी कि जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील प्लांट है, वो बहुत प्रसिद्ध पुराना 100 इयर्स ओल्ड स्टील प्लांट है 1911 का। तो टाटा स्टील एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है स्टील का, और बहुत मैसिव डिमांड टाटा स्टील जो है पूरी करता है। उसके सिवा और कौन से प्लेयर्स हैं ये जानेंगे, लेकिन पहले आपको एक स्टेटिस्टिक, एक ग्राफिक दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस ग्राफिक। ये देखिए, तो ऑरेंज लाइन जो है वो इंपोर्ट दिखाती है और ब्लू लाइन जो है वो एक्सपोर्ट दिखाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दिस इज व्हाट दे शो। तो हम इसकी तरफ जो है क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी सीइंग, हैव अ लुक। फाइनेंशियल ईयर 2016 में इंपोर्ट था 11.71, 11.71 मिलियन टन, ये मिलियन टन में फिगर है, इतना इंपोर्ट था, और एक्सपोर्ट था 4.08 मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट एक ही साल में कितना गिरा, मतलब हमने इंपोर्ट करना कम करा, और एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया 8.24 मिलियन टन। फिर फाइनेंशियल ईयर 2018 में फिर इंपोर्ट जो है ऑलमोस्ट सेम था, एक्सपोर्ट देखिए कितना बढ़ा, 9.62 हो गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 19 में हिट लिया, कम हुआ, फाइनेंशियल ईयर 20 में 8.24 मिलियन टन दोबारा हुआ, ये कोविड ईयर था माइंड यू।
फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी लास्ट ईयर में 10.79 मिलियन टन और इंपोर्ट्स जो है कितने कम हो गए। एंड फाइनली इस साल अभी तक के जो आंकड़े चल रहे हैं दैट इज 2.75 मिलियन टन का इंपोर्ट और 8.80 टन का एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब वी आर नेट एक्सपोर्टर्स एंड वी हैव अ सरप्लस इन स्टील प्रोडक्शन। सरप्लस है हमारा स्टील प्रोडक्शन में। तो ये है भारत के आंकड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, यानी कि स्टील सेक्टर में हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल। फॉलोड बाय दैट जो मैसिव प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के, उनके क्या नाम है और उन्होंने कितना पैसा भारत में कमिट करा हुआ है, टाइमलाइन के साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, टाटा स्टील इसी साल मई 2022 में अनाउंस्ड अ केपेक्स। केपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,000 करोड़। ये है तकरीबन $1.5 बिलियन इन्होंने अनाउंस करा कि हम ये इन्वेस्ट करेंगे, इतना खर्च करेंगे। खर्च कहां करोगे? स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाओगे, जितना प्रोड्यूस करते थे उससे ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। In October 2021, Tata Steel was planning to set up more scrap-based facilities that will have a capacity of at least 1 billion tons by 2025. इसी चीज में पैसा लगेगा। उसके बाद है आर्सेलर मित्तल। ये एक यूके बेस्ड कंपनी है लेकिन एक इंडियन हेड करते हैं, इंडियन ओरिजिन के आदमी है, लक्ष्मी निवास मित्तल। उन्होंने निपॉन स्टील के साथ मिलकर जो है जेवी करा है। स्टील फर्म इन इंडिया अनाउंस्ड अ प्लान टू एक्सपैंड इन ऑपरेशंस। 1 ट्रिलियन रुपीज यानी कि $13.5 बिलियन के आसपास ये इन्वेस्ट करेंगे। सो दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years इन इंडिया। तो ये कहां इन्वेस्ट करते हैं अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अगस्त 2021 लास्ट ईयर टाटा स्टील ने अनाउंस करा कि वो 8,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा टू डेवलप ऑपरेशंस इन इंडिया। इस साल ये करने वाला है। इसके सिवा इन लोगों ने और क्या अनाउंस करा आप देखिए। उसके सिवा अगस्त 2021 में आर्सेलर मित्तल ने गुजरात में कमिट करा था 1 लाख करोड़ रुपया, $13.5 बिलियन इन गुजरात फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन। अगस्त 2021 टाटा स्टील ने 3,000 करोड़ रुपए झारखंड में इन्वेस्ट करे थे टू एक्सपैंड कैपेसिटी, स्टील का प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए। उसके बाद इसी एक्सपेंशन की होड़ में कूद पड़ा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील एक बहुत प्रख्यात ग्रुप है। नवीन जिंदल साहब जो एमपी है पार्लियामेंट के, उनका ग्रुप है, उनकी फैमिली का ग्रुप है। Jindal Steel and Power Limited announced plans to invest $2.5 billion to increase the capacity of the Vijayanagar plant, demand from customers। तो 3 साल में ये क्या कर रहे हैं? JSW Steel जो है वो 47,500 करोड़ जो है वो विजयनगर स्टील प्लांट में इन्वेस्ट करेगा ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ सके। तो इस तरीके से ये सारे प्लेयर्स जो हैं, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं माइंड यू, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये मैप आपके सामने है, दिखाता है, दर्शाता है ओडिशा, उसके बाजू में है आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर है छत्तीसगढ़ और ये कर्नाटका है। दीज आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी स्टेट्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो है यही प्रोड्यूस होती है इन्हीं राज्यों में भारत में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दिस इज व्हाट यू वुड रिमेंबर। इसके साथ साथ जो है आपको ये भी समझना है कि क्या भारत ने स्टील सेक्टर को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया है? क्या पब्लिक सेक्टर वहां प्रेजेंट नहीं है? तो क्या भारत सरकार पब्लिक सेक्टर को जो स्टील प्रोडक्शन में है क्या उसको पीछे छोड़ रही है? क्या भिलाई जैसे प्लांट्स को पीछे छोड़ा जा रहा है? दुर्गापुर जैसे प्लांट्स पीछे छोड़ा जा रहा है? इंडिया टारगेट्स दैट बाय 2030 वी हैव टू डबल द स्टील प्रोडक्शन। अभी 150 मिलियन टन है, उसको 300 मिलियन टन करना है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। वी हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी। साइमल्टेनियसली पब्लिक सेक्टर का शेयर भी स्टील प्रोडक्शन में बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले ना करें, प्राइवेट वाले भी करें, लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार अपने हाथ से कंट्रोल नहीं जाने देना चाहती। कौन अपने हाथ से कंट्रोल जाने देना चाहता है? आप सोच के देखो। आई एम नॉट लीविंग एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोडक्शन कैपेसिटी एडिशन। ये ध्यान रखें, हम पूरी तरीके से प्राइवेट कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं हो सकते। सरकार को अपने हाथ में कमान लेनी होगी। उसके लिए सरकारी कंपनीज को बोलना होगा कि वो जो है वो स्टील प्लांट्स एस्टैब्लिश करें या जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टील प्लांट्स हैं उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। सो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की करंट कैपेसिटी 19.6 मिलियन टन है एंड इट इज गोइंग टू ग्रो टू 33 मिलियन टन्स। ये करना बहुत जरूरी है बाय 2030 एंड बोकारो स्टील प्लांट्स कैपेसिटी इज 4.5 मिलियन टन्स व्हिच विल गो टू 8.6 मिलियन टन्स। तो दोनों की कैपेसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। तो सवाल जो है आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन ये फाइट मारेगा या कौन रेस में होगा।
पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, किस तरीके से सरकार को क्या करना चाहिए जिससे पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन बढ़े। और उससे पहले आप ये बताएंगे कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में हु वुड परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, ये चीज आप बताएंगे। सो गाइस, यहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। बहुत अच्छा टॉपिक था स्टील प्रोडक्शन पे। एग्जाम में आपको सनराइज सेक्टर्स के बारे में एक क्वेश्चन आता है, ये GS3 मेंस के पेपर में आता है, जिसमें कोई भी इंडस्ट्री पूछ ली जाती है, फुटवेयर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसी तरीके से स्टील इंडस्ट्री पर भी सवाल आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखें और इसकी नॉलेज जो है आप वहीं पर यूज कर सकते हैं। स्टील प्रोडक्शन की नॉलेज, ये नॉलेज जरूर काम आएगी आपके। और स्टडी IQ IAS आप तक लेकर आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। जितने भी 2024 के IAS एस्पिरेंट्स हैं, ऑल दी IAS एस्पिरेंट्स जो 2024 का अटेम्प्ट देख रहे हैं, आपके लिए वन स्टॉप शॉप एक जगह है, बस एक ही जगह आके रुकना है, वो है स्टडी IQ IAS पर। तो मेहनत आपकी और उसके साथ साथ रिजल्ट की जिम्मेदारी और रिजल्ट की गारंटी हमारी। हम आपको पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड तरीके से लाइव टीचिंग के द्वारा कवर करवाएंगे। 1000 घंटे से ऊपर की टीचिंग है जो भारत के टॉप एडुकेटर्स आप तक लेकर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, मेंटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन के साथ भी और प्रिपरेशन के बाद भी एग्जाम तक आपके साथ असाइंड होंगे। फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के लिए और उसके साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग सेशंस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि इवैल्यूएटेड तौर पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और इसके ऊपर आपको नोट्स जो है क्रक्स के रूप में प्रोवाइड करे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल दाम पर मिल रही है, वो है 30,500 रुपीज। और इस बैच को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, अभी इस वक्त न्यू ईयर सेल और क्रिसमस सेल जो है, ईयर एंड सेल चल रही है, जिसमें मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे सांघी लाइव, तो आपको यही बैच जो है ये अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए का, ओनली एंड ओनली 19,000 रुपीज का। तो 19,000 में आपको ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड तरीके से टॉप एडुकेटर्स आपके घर तक, आपके लैपटॉप तक, आप तक लेकर आ रहे हैं। तो फिर वेट किस बात की, मेरे साथ साथ बोले अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सो गो नोवेयर एल्स, स्टडी IQ IAS इज द प्लेस टू बी फॉर IAS एग्जाम प्रिपरेशन। ये जो PDF है आप जानते हैं, डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम हैंडल से। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।